वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूछे जा सकने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। और इस सीरीज में हमने 750 प्रश्न तैयार किए हैं, जिसमें से 200 प्रश्न दिए जा चुके हैं और उसकी अगली सीरीज आज शुरू करते हैं हम लोग। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो बहुत ही मदद करेगा परीक्षा की तैयारी में, और उन विद्यार्थियों के लिए भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही इसी तरह से प्रश्न आएंगे और यही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की। एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखते हुए ही आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और आप अपनी कोई शंकाएं हैं, कोई समस्याएं हैं तो कमेंट करके बताएं। हमें यह भी कमेंट करें कि ये सीरीज आपको कैसे लग रही है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट स्थित है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, जबलपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संतोष ट्रॉफी फाइनल मैच 2022 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संतोष ट्रॉफी फाइनल मैच 2022 के लिए तो इसमें से जो सत्य कथन है वो है केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया। तो संतोष ट्रॉफी फाइनल मैच 2022 में केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, वॉकी टॉकी में निम्नलिखित में से कैसा संचार होता है? तो वॉकी टॉकी में किस संचार चैनल का उपयोग होता है? तो वॉकी टॉकी जो होता है वो हाफ डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? तो द्वितीयक मेमोरी इनमें से नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग फटाक से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वृक्षारोपण अभियान इनमें से अंकुर अभियान है। अंकुर जन सहभागिता के द्वारा से किए जाने वाला वृक्षारोपण। इसके लिए अंकुर ऐप भी जारी किया गया है, याद रखें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग ने मंगल दिवस मनाने की योजना की है? तो मध्य प्रदेश के किस विभाग ने मंगल दिवस? तो महिला एवं बाल विकास विभाग ने मंगल दिवस मनाने की घोषणा की है आंगनवाड़ियों के थ्रू। तो महिला एवं बाल विकास विभाग इसका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इनमें से महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। और क्या थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आप हमको कमेंट करके बताएं। लेकिन महाराष्ट्र के ये राज्यपाल भी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इसको। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में ओरछा अवस्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में ओरछा अवस्थित है? ओरछा, तो ओरछा जो है अब निवाड़ी में स्थित है, इसलिए प्रश्न पूछा है। निवाड़ी में स्थित है ओरछा, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज यह है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है, किस वर्ष राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई थी, जो अब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के नाम से जाना जाता है? तो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, जिसको अब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के नाम से जाना जाता है? तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो इसका सही आंसर है 1964 इसका सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं क्या लिखा है। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो और निश्चित रूप से जब एक ही ऑप्शन है तो यही सत्य है, ठीक है। बाकी चीजें हमको क्या मतलब है पढ़ने से। तो भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजातियों द्वारा मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो देखा जाए जन्म दर और मृत्यु दर लिखा हुआ है, तो 20.1% जन्म दर सही बात है और मृत्यु दर 6.1% सही बात है। तो इसमें जो सत्य विकल्प है वो ए नंबर विकल्प है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसको शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो यह परियोजना है जोवट परियोजना। जोवट परियोजना, ठीक है। जोवट परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, बाणसागर परियोजना में निम्नलिखित में से कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो हम लोग जानते हैं बाणसागर में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्य शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तीन राज्य शामिल है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये रहा आपका विकल्प बी, बाणसागर परियोजना। अगला प्रश्न हमारा, हरसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हरसी परियोजना जो है वो पार्वती नदी पर स्थित है। पार्वती नदी पर हरसी परियोजना किस पर? पार्वती नदी पर। अगला प्रश्न है, जून 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के विमानन विभाग के मंत्री कौन थे? तो जून 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के विमानन मंत्री जो थे वो डॉक्टर शिवराज सिंह थे। डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान के पास ही ये डिपार्टमेंट था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न, मध्य प्रदेश शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मध्य प्रदेश शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मध्य प्रदेश शासन के लिए कथन ये सत्य है कि क्रीड़ांगन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की एक योजना है। क्रीड़ांगन जो है मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास की एक योजना है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रीड़ांगन पंचायत एवं ग्रामीण विकास की एक योजना है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, 17वां नंबर प्रश्न है, रंगत दोहा निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है? तो प्रश्न है, रंगत दोहा किस रंगमंच शैली से अब संबंधित है? किस रंगमंच शैली से संबंधित है? तो रंगत दोहा माच से संबंधित है। माच से रंगत दोहा, यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रंगत दोहा किससे संबंधित है? माच से संबंधित है, माच से। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, मामूलिया त्योहार निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मामूलिया त्योहार मनाया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। कुंवारी कन्याओं के द्वारा मामूलिया त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द सर्च फॉर लंका, द सर्च फॉर या दी सर्च फॉर लंका पुस्तक किसकी है? तो दी सर्च फॉर लंका पुस्तक पंडित द्वारिकानाथ मिश्र की है। पंडित द्वारिकानाथ मिश्र इसके लेखक हैं, द सर्च फॉर लंका। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रियासत में 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ? तो चरण पादुका हत्याकांड कहाँ हुआ था? हम लोग जानते हैं, छतरपुर में हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं, 21वां नंबर प्रश्न, परमिल रासों की रचना इनमें से क्या है? तो परमिल रासों की रचना किसने की थी? तो परमिल रासों की रचना की थी जगनिक ने, है ना। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? बहुत आसान सा प्रश्न है। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? तो ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाने वाले बुंदेल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था? तो पट्टाभी सीतारामैया जी थे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं फटाक से, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित पर्यटन स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? तो काकन मठ इनमें से बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बाकी गुफाएं, भरहुत गुफाएं, सांची, ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन काकन मठ नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए कहाँ संघर्ष किया था? तो ठाकुर रणमत सिंह ने इनमें से 3 जगहों पे संघर्ष किया था, इसलिए शायद इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था एमपीपीएससी ने
ठाकुर रमन सिंह ने स्वतंत्रता के लिए कहाँ से संघर्ष किया था? शायद ये चारों जगह थी, इसलिए एमपीपीएससी ने इस प्रश्न को ही डिलीट कर लिया था। ठीक है, डिलीट कर दिया था। तो मनकहरी, सतना से पन्ना, रीवा, सागर, इन सभी जगहों से इन्होंने शायद स्ट्रगल किया था स्वतंत्रता के लिए, इसलिए एमपीपीएससी ने का ये जो ऑप्शन है वो मिसमैच ऑप्शन है, इसलिए एमपीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। दी बैगा पुस्तक, अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं कि यदि ये पूछे थे कहाँ के, तो थे ये सतना मनकहरी के। ठीक है, मनकहरी के थे ये, तो वो सतना जिले में आता है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष यहाँ सारी जगहों पे हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है द बैगा दी बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी बैगा पुस्तक के लेखक जो है वेरियर एल्विन है, वेरियर एल्विन है। ठीक है, याद रखिएगा, दी बैगा पुस्तक के लेखक दी वेरियर एल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस नहीं है? तो वैध आईपी एड्रेस इसमें से कौन सा नहीं है? तो यह प्रश्न रट लीजिए आप, इसमें से समझने की कुछ जरूरत नहीं है, 3-4 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि वैध आईपी एड्रेस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है 166.223.96.257, बस यही आंसर रट के याद रखिए, 166.223.96.257। वैसे आपसे ये नहीं, मतलब पढ़ने पर ये नहीं आएगा, बस यूं ही रट लीजिए, जब भी आएगा तो ये सीधा प्रश्न ही आएगा, इसमें वैध आईपी एड्रेस कौन सा नहीं है? तो 166.233.96.257 याद रखिए। ठीक है, मोबाइल नंबर है ये आयोग का। सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या है? सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य इसमें से यदि देखा जाए तो वो है सामग्री बनाना और साझा करना, सामग्री बनाना और साझा करना, जैसा कि हम कर रहे हैं, अभी सामग्री बना रहे हैं और आपके साथ साझा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29वां नंबर प्रश्न, केंद्र और राज्य सरकार को नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान करता है? केंद्र और राज्य सरकार को नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता, दो प्रकार की सहायता कौन प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है एनआईसी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र का काम होता है कि केंद्र और राज्य सरकार को वो नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करे। अगला प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न, इस प्रकार के ई कॉमर्स को क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉनिकी लेनदेन में शामिल पक्ष किसी दिए गए व्यवसायिक फर्म के भीतर होते रहते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसे ई कॉमर्स को क्या कहते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में शामिल पक्ष किसी दिए गए व्यवसायिक फर्म के भीतर से होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं, भीतर से होते हैं। आयोग देखिए कितने होशियारी से प्रश्न पूछता है, यहाँ पे लिखा जब इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में शामिल पक्ष किसी दिए गए व्यवसायिक फर्म के भीतर से होते हैं, तो जब भीतर से होते हैं तो उसको वैसे भी इंटर नहीं कहेंगे, इंट्रा ही कहेंगे। ठीक है, इंट्रा ही कहेंगे, तो इसका आंसर हो गया इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है, तो थोड़ा होशियारी से आयोग का प्रश्न रहता है और विकल्प उससे भी ज़्यादा होशियारी से रहते हैं, तो आपका जो उत्तर होना चाहिए उससे भी ज़्यादा होशियारी से होना चाहिए। याद रखें, आयोग के प्रश्न कठिन नहीं, विकल्प कठिन होते हैं। आयोग के थोड़ा भाषा इधर उधर हो जाती है, पर ट्रिकी रहते हैं थोड़ा प्रश्न, और ट्रिकी प्रश्नों को करना आसान रहता है। अगला प्रश्न है, आईटी अधिनियम 2002 की किस धारा के तहत प्रमाणकर्ता प्राधिकारी सीए को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस दिया? तो सिंपल सा प्रश्न है, आईटी एक्ट 2000 की कौन सी धारा है जो डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित है? तो धारा 24 है। धारा 24 में प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी को डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने का जो है लाइसेंस दिया गया है। धारा 24 याद रखिए, धारा 24 डिजिटल हस्ताक्षर। ठीक है, तो डिजिटल हस्ताक्षर करने की जो धारा है आईटी एक्ट की धारा 24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो यह प्रश्न भी आयोग ने डिलीट किया है, ये सब संभवतः कंप्यूटर वायरस ही है, निंडा, ग्लैमर, स्टक्सनेट और क्रिप्टोलाकर। तो ये प्रश्न इसमें जो है तो नहीं है लगा था, लेकिन ये सारे विकल्प जो है सही है, इसलिए आयोग ने भी इसको डिलीट कर दिया है। मज़ेदार कहानी ये है कि एमपीपीएससी का कोई भी एक प्रश्न पत्र नहीं है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें डिलीट ना किया गया हो कम से कम एक प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस की ई दक्ष परियोजना
का उद्देश्य क्या है? तो ई दक्ष परियोजना का उद्देश्य है ई गवर्नेंस और आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना। ठीक है, तो आयोग जब भी कभी आंसर देता है और आंसर को ज़्यादा स्पष्ट करता है तो 3-4 लाइन में आंसर लिखे होंगे, तो आप यदि ना पढ़े हो तो सीधे टिक लगा दें तो भी सही होगा। ठीक है, तो आईटी ई दक्ष परियोजना का संबंध है ई गवर्नेंस और आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी परत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP के ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है? तो मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP के ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा इसमें नहीं है, वो है सुरक्षा परत। मतलब ये कि ई गवर्नेंस योजना के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें संगठन परत है, उपयोगकर्ता परत है, तकनीकी परत है, लेकिन सिक्योरिटी परत उसका हिस्सा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूजर है और टेक्निकल सपोर्ट है, अभी इसमें सुरक्षा परत नहीं तैयार किया गया। ठीक है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न है 35वां नंबर प्रश्न, किस स्थान पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ? किस स्थान पर डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। ठीक है, तो डिकार्बोनाइजेशन की सबसे ज़्यादा जरूरत नई दिल्ली को है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो भारत में लोकसभा चुनाव कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे कुछ भी, है ना। लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था भारत में लोकसभा चुनाव 2019। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिए, 7 चरणों में। अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में लक्ष्य सेन को किसने हराया था? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में फाइनल में विक्टर एक्सेल सेन ने लक्ष्य सेन को हराया था। ठीक है, तो देखिए लक्ष्य सेन को हराने वाले भी सेन ही थे इधर, इसीलिए एमपीपीएससी को लगा दोनों मैच कर रहे हैं, प्रश्न पूछ लेना चाहिए यहाँ से, तो शायद प्रश्न पूछ लिया गया ये भी सेन। ठीक है, तो विक्टर एक्सेल सेन। ठीक है, तो याद रखना है भारत के लक्ष्य सेन को विक्टर एक्सेल सेन ने हराया था ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में। अगला प्रश्न है, खेल जगत से संबंधित नाडा का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो नाडा जो है NADA खेल जगत से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है नाडा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था अवस्थित है? तो भोपाल में। मध्य प्रदेश के जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था कहाँ स्थित है? भोपाल में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बजट 2022-23 में शासन ने 2 औद्योगिक पार्क स्वीकृति किए थे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प इन 2 पार्कों के स्थान के लिए सही है? मतलब जो 2 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए थे वो कहाँ स्थापित होंगे? तो वो बगरौद एवं बैरसिया में स्थापित होंगे। कहाँ? बगरौद और बैरसिया, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। बगरौद और बैरसिया में स्थापित होंगे, जो 2022-23 के बजट में औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग इनमें से कहाँ स्थित है? कटनी में स्थित है। ठीक है, इन प्रश्नों में केवल मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि अभी सिर्फ आपको इतने की जरूरत है कि आप सीधा प्रश्न देखें, आंसर देखें, बस प्रश्न देखें, आंसर देखें, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग कटनी में स्थित है, ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न होता है, मंत्रिपरिषद राज्य में किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं? तो जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है किसी राज्य की, वो राज्य की विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है सामूहिक रूप से।
सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड प्रश्न आपसे पूछा है, तो इसकी स्थापना हुई है 1982 में। 1982 में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की कौन सी परियोजना है? तो यह अमरकंटक तापी विद्युत परियोजना जो है, तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की लिमिटेड की परियोजना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी में जीभ इधर उधर हो ही सकती है, आप लोग जानते हैं मानवीय गुण है, तो उसको आप लोग एडजस्ट करिएगा, और कहीं कुछ दिक्कत हो जाती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश में पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ? अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न है, श्री सिंगाजी तापी विद्युत गृह किस जिले में अवस्थित है? तो श्री सिंगाजी जो है, बहुत आसान प्रश्न है, खंडवा में स्थित है। आप लोग सिंगाजी देखेंगे सीधे खंडवा लगाएंगे। अगला प्रश्न है, अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र को जो कोयला प्राप्त होता है वो सुहागपुर से प्राप्त होता है। कहाँ से? सुहागपुर से। अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? सुहागपुर से। अगला प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र, मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत है ना, सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो सबसे कम प्रतिशत जो है वो उज्जैन जिले में स्थित है, 1% से भी कम है। ठीक है, तो उज्जैन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, नर्मदा नदी को नामोदोष किसने नाम दिया? तो नर्मदा नदी को नामोदोष नाम दिया टॉलमी ने। ठीक है, टॉलमी ने, तो टॉलमी ने नर्मदा नदी को नामोदोष नाम दिया है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण है सतपुड़ा की वृष्टि छाया होना। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण नर्मदा नदी घाटी का जो क्षेत्र है उसमें कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, बैहर पठार किस खनिज के लिए है? तो बैहर पठार मुख्य रूप से किस खनिज के लिए है? तो हम लोग जानते हैं कि जो बैहर पठार ये तांबा के लिए भी है और बॉक्साइट के लिए भी है। तो वैसे तो तांबा के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, पर बॉक्साइट के लिए भी है। तो आयोग ने इसके दोनों आंसर माने हैं, तांबा के लिए भी और बॉक्साइट के लिए भी। ठीक है, तांबा और बॉक्साइट दोनों के लिए बैहर खदान प्रसिद्ध है। तो इस कंफ्यूजन में चूना पत्थर लौह अयस्क ना लगाएं। यदि चूना पत्थर और लौह अयस्क लगाएंगे तो सही नहीं होगा, लेकिन बॉक्साइट तांबा लगाइए, सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा अगले पेपर से इस प्रकार से एक प्रश्न पत्र का 50 प्रश्न पूरा हुआ। अगला हम लोग लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस 2023 का प्रश्न है। चले पढ़ते हैं। तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधि वंश के राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था? तो बोधि वंश के राजाओं का तृतीय शताब्दी में त्रिपुरी में शासन था। ठीक है, तो बोधि वंश तीसरी शताब्दी त्रिपुरी बोधि वंश, याद रखें। अगला प्रश्न है, बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था? तो बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह को लॉर्ड एलन बोरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बुंदेला किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो कार्यकाल था किसका? लॉर्ड एलन बोरो का। आप यह प्रश्न देखें और एलन बोरो हो तो एलन बोरो सीधे आप लगा के आगे बढ़ें। अगला प्रश्न होता है, महाकौशल राजनीतिक परिषद के गठन का नेतृत्वकर्ता कौन था? मतलब तो इसमें सेठ गोविंद दास महाकौशल राजनीतिक परिषद के इनके नेतृत्व में हुआ था। तो महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में हुआ था। सेंटेंस पूरा होता है। अगला प्रश्न है, जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ? तो हम लोग जानते हैं जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में शुरू होता है। कहाँ? सिवनी जिले में। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न छोटा है, 5वां। हाँ, निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने किया था? तो गोंड राजा संग्राम शाह ने रस रत्नमाला
रत्नमाला को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं हम लोग। कालू जी महाराज का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो कालू जी का जो मेला है वो खरगोन में आयोजित होता है। कालू जी का मेला खरगोन में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था? तो सास बहु मंदिर का जो निर्माण पूरा हुआ था वो पूरा हुआ था इनमें से महिपाल के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? महिपाल के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अगरिया जनजाति अपने किस शिल्प के लिए जानी जाती है? तो अगरिया जनजाति हम लोग जानते हैं लौह शिल्प के लिए जानी जाती है, लौह शिल्प के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, उस्ताद हाफिज खां कौन थे? तो उस्ताद हाफिज खां जो थे इनमें से कौन थे? सरोद वादक थे। कौन? सरोद वादक थे उस्ताद हाफिज खां। ठीक है, तो उस्ताद हाफिज खां कौन हो गए? सरोद वादक हो गए। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हीड गायन की प्रथा किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से? तो इसका आंसर दोनों होगा, सी और डी। मालवा और निमाड़ दोनों में गाया जाता है। अब चूंकि इनकी दोनों को सीमाएं मिलती है तो कहीं मालवा भी टच होता है, कहीं निमाड़ भी, इसलिए आयोग को इस दोनों प्रश्नों को मानना पड़ा। हीड गायन मालवा और निमाड़ दोनों में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है? तो कौन सा पहाड़ियों का समूह? तो बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियां ये सतपुड़ा श्रेणी में, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित हैं। बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियां। आप यदि बीजागढ़ ना भी जाने तो बड़वानी और असीरगढ़ की पहाड़ियां तो जानते ही हैं, तो ये पश्चिमी सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, महादेव मैकल राजपीर ये मध्य का हिस्सा है। ठीक है, ये पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है डिडोरी मैकल। ठीक है, तो बीजागढ़, बड़वानी और असीरगढ़ की पहाड़ियां इसमें पश्चिमी हिस्सा है। आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के आधार पर मध्य प्रदेश में 25.14% वन पाए जाते हैं। याद रखें। ठीक है, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, मतलब भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2019 के अनुसार 25.14% वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। 13वां नंबर प्रश्न, वैनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र। वैनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो वैनगंगा नदी अपवाह तंत्र इनमें से गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। वैनगंगा, गोदावरी, याद है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथन कारण वाला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मतलब अगला कथा कारण दिया है, मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का हिस्सा है। तो यह भी सही है। ठीक है, देखिए ये पश्चिमोत्तर भाग है, ये उत्तर पश्चिम, मतलब ये भी पश्चिमोत्तर भाग है। दोनों में मतलब संबंध दिया है, एक ही क्षेत्र की बात हो रही है। कटीले एवं झाड़ियां वन पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ अर्ध शुष्क जलवायु होता है। तो जब आप क्योंकि लगाएंगे तो ठीक है, इसका स्पष्टीकरण मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया क्या? ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। 15वां नंबर प्रश्न, तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का इनमें से अधिकांश भाग अतितापी भाग में आता है। अतितापी, ठीक है ना, अतिरेक नहीं है, अति ही है। अतिरेक उससे भी ज्यादा होता है, भूमध्य रेखी को कहते हैं। तो ये अतितापी में आता है, मेगा थर्मल में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भूमि जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो भूमिगत जल का संसाधन का अतिशोषण करने वाले, मतलब जहां सबसे ज्यादा भूमिगत जल बाहर निकाला जाता है, उनमें से मालवा क्षेत्र के जिले हैं। ठीक है, मालवा क्षेत्र के जिले हैं। तो मालवा क्षेत्र के जिलों में भूमिगत का सर्वाधिक निष्कर्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ सिंचाई के लिए नलकूप, ट्यूबवेल इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा यहीं से पानी बाहर निकाला जाता है। प्रश्न ये वाला था। अगला प्रश्न है, मुरैना जिला में फैला कैलारस क्षेत्र
निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेपण के लिए जाना जाता है? तो कैलारस क्षेत्र अपना चूना पत्थर के लिए जाना जाता है मुरैना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र जो स्थित है वो आपका कहाँ स्थित है? बैतूल में स्थित है। ठीक है, पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? बैतूल में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची एक को सुमेलित करना है आपको। तो सूची 1 सूची 2 को हम लोग सुमेलित करेंगे और फिर उसके कूट के आधार पर आंसर देंगे। तो देखिए, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। ठीक है, बन गया आपसे। इसके बाद देखा जाए इसमें तो ए का 3 होगा। आप यहीं से सीधे चलते हैं बिना कुछ देखे, ए का 3 विकल्प आपको मिल जाएगा। किस नंबर पे? सी नंबर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। ठीक है, जब हमको एक ही बात से आंसर मिल जा रहा है तो फिर बाकी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए देख लेते हैं हम लोग। ए का सी, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ठीक है, तो देखिए, संजय सरोवर बेनगंगा पर, क्लियर, संजय सरोवर बेनगंगा पर। इसके अलावा क्या है? सी का 1 सम्राट अशोक सागर हलाली परियोजना, इंदिरा सागर नर्मदा परियोजना। ठीक है, तो ए को आपको मिल गया, बी का मिल गया, फिर आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजघाट हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपबंधित किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 15% है। ये संविधान संशोधन आपको ना भी पता हो तब भी हम लोग जानते हैं कि मंत्रियों की संख्या 15% होती है। तो प्रश्न को आसान कर दिया इधर से पूछ के। यदि इधर से पूछता कि 15% किस में लागू किया गया, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा या किसी भी विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात विधायक कितने वर्ष में बनेंगे आप लोग? 25 वर्ष में न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में? तो 10वीं विधानसभा थी जब मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लाया गया, 10वीं विधानसभा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन हुआ। मैं कोई भी आंसर अपने से नहीं बता रहा हूं, वो आंसर मैं आपको बता रहा हूं जो आयोग ने दे रखे हैं। ठीक है, इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि यदि किसी डेट पे डाउट हो तो उस डेट पे आपको ये मानना है कि आयोग के आंसर में यही माना गया है। फिलहाल इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 24 अक्टूबर 1972। अगला प्रश्न है 25वां नंबर प्रश्न, कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास स्थित होते हैं, है ना। कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? तो चूने के भंडार के आसपास सीमेंट, लौह अयस्क में चूना का कोई काम है नहीं, प्लास्टिक अयस्क में कोई चूना का काम नहीं है, सूती कपड़ा में चूने का कोई काम नहीं है। तो इसका उत्तर केवल ए है, केवल सीमेंट के लिए चूना लगता है और इसीलिए चूने के आसपास सीमेंट उद्योग स्थापित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है? तो शक्कर उद्योग से संबंधित बुरहानपुर भी है, हरदा भी है, नरसिंहपुर भी है। तो इसका सही उत्तर डी है, इनमें से कोई नहीं उद्योग से संबंधित नहीं है, मतलब सारे संबंधित हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया। प्रश्न नंबर 27वां है, 1921 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु 1921 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 41.3% है। तो 41.3 है मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 1921 के अनुसार। ठीक है, याद रखें 41.3। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना। बहुत बढ़िया, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा कथन वैसे इन्होंने कहा था कि राज्यपाल का काम केवल मेहमानों की इज्जत करना है, आवभगत करना,
उनको चाय परोसना, भोजन और दावत की व्यवस्था करवाना। ये कथन पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था कि राज्यपाल इससे ज़्यादा कोई और काम, ये राज्यपाल की आलोचना में कहा गया। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि राज्यपाल सारे काम को मुख्यमंत्री कर लेता है और उधर राष्ट्रपति निर्देश दे देता है, तो बीच में राज्यपाल का काम यही बचता है। टू इंटरेस्टिंग। अगला प्रश्न है हमारा, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो क्रिस्टल आईटी पार्क हम लोग जानते हैं इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जनगणना 2001 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए जनघनत्व तो पश्चिम बंगाल 903 ठीक है, मध्य प्रदेश 196 ठीक है, छत्तीसगढ़ 154 ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश 740 ठीक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन हो गया डी नंबर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें निदेशक या अध्यक्ष चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को। कौन से देश से हैं डेनिस फ्रांसिस? ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है, वो कौन से देश से हैं? अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंद नदी जल परियोजना विवाद। तो हेलमंद नदी विवाद जो है वो किन दो देशों से संबंधित है? तो अफगानिस्तान और ईरान से संबंधित है हेलमंद नदी जल विवाद। ठीक है। अब ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, करंट का है, ठीक है, इसलिए आपसे पूछ लिया गया। वैसे आयोग में यह कोई गारंटी नहीं है कि यो क्यों पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पहली महिला कबड्डी लीग WKL का खिताब किसने जीता है? ठीक है, 33वां नंबर प्रश्न है, WKL का खिताब किसने जीता है? तो इनमें से WKL का खिताब जो है वो उमा कोलकाता ने जीता है, उमा कोलकाता ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरस्कार का खिताब किस राज्य ने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश ने जीता है। तो मध्य प्रदेश ने 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरस्कार पुरुष वाला जीता है, मध्य प्रदेश ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या था? तो फीफा 2023 की रैंकिंग में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का जो स्थान था वो 99वां था। अगला प्रश्न है, 99वें स्थान पर है फीफा की रैंकिंग में भारत। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ की गई? तो ये हरदा से प्रारंभ की गई, हरदा से, याद रखिए, मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना कहां से? हरदा से प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का आवरण जो है वो तेलंगाना में किया गया। कहाँ? तेलंगाना में किया गया। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं 37वां नंबर प्रश्न, 38वां नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने साइबर तहसील है? तो ये प्रश्न भी आयोग ने डिलीट किया, क्योंकि जब पूछा था तब 10 थी, लेकिन जब उत्तर आया तब 12 हो गई, है ना। तो ऐसी भी समस्या हो जाती है। तो 12 तहसीलें हैं, साइबर तहसीलें वर्तमान में भी, तो 12 विकल्प में था नहीं, तो इस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा। अगला प्रश्न है, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस हम लोग जानते हैं कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर शहर में आयोजित किया गया। इंदौर में, कहाँ? इंदौर में। तो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस इंदौर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क, याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है? प्रश्न, इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है? तो वो लेयर है फिजिकल लेयर। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिकी के प्रश्न आपको बहुत इरिटेट करने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसे प्रश्नों को फेस करेंगे जिसमें लिखा होगा इंटरफेस और उसको कभी आपने फेस नहीं किया होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को संभल के करना है। अच्छा यही होगा कि हूबहू प्रश्न को रट लें, यदि ये आए तो इनको गलत ना करें, और आएंगे ये तय हैं। पिछले पूछे गए प्रश्न MPPSC रिपीट करता है, और इलेक्ट्रॉन की नई सब्जेक्ट है, निश्चित रूप से रिपीट होगा। तो इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल के किस लेयर पे किया जाता है? तो किया जाता है फिजिकल लेयर पर, फिजिकल लेयर पर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? तो इनमें से स्थिर एल्गोरिदम जो है वो काउंटिंग सार्ट है। काउंटिंग सार्ट जो है वो एक स्थिर एल्गोरिदम है। ठीक है, स्थिर एल्गोरिदम है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, 43वां नंबर प्रश्न। ये रहा हमारा 43वां नंबर प्रश्न। सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी आवश्यकता है? तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थागत ढांचा, आईसीटी साक्षर नागरिक, ये सब जरूरी है सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए। ठीक है, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थागत ढांचा, बल्कि जरूरी है कि आईसीटी साक्षर नागरिक भी हो। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि अंगूठा कहाँ लगाना है, ये भी जरूरी है। ठीक है, पता चले कि पैसा निकालने गए और अंगूठा पकड़ के जो है तो ऑनलाइन दुकान वाले लगवा रहे हैं, यही नहीं पता कि अंगूठा कहाँ लगाना है, तो इसकी भी साक्षरता होनी जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 44वां नंबर। ई प्रोक्योरमेंट किसका उदाहरण है? ई प्रोक्योरमेंट इनमें से सभी का उदाहरण है, इन तीनों का, बस इसका नहीं है, सरकार से कर्मचारी का उदाहरण नहीं है। तो ई प्रोक्योरमेंट सरकार से सरकार का, सरकार से नागरिक का, सरकार से व्यापार का, इन सब का उदाहरण है, इसका नहीं है। तो आयोग ने इसके उत्तर माने ए, बी, सी। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में आपको फायदा हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? तो HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर होता ही इसके लिए है कि HTML वेब पेज को पढ़े, है ना, तो वेब ब्राउजर इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP नंबर कितने नंबर पे संचालित होता है? तो 25 नंबर 25 पर संचालित होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 25 नंबर 25 पे संचालित होता है। इस प्रश्न को रट लें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारा, उपभोक्ताओं के बीच की बात हो रही ना, उपभोक्ताओं के बीच, ठीक, उपभोक्ताओं के बीच, जैसे ये उपभोक्ताओं के बीच, तो C2C तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, या वित्तीय लेन देन, लेकिन आम तौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से हो, तो बी भी आ जाएगा। ठीक है, व्यवसाय के माध्यम से हो तो इस प्रकार की मध्यस्थता को क्या कहा जाता है? उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से हो तो उसको B2C भी कहा जाएगा और C2C भी कहा जाएगा। मतलब सॉरी, बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो आयोग ने इसके ए, बी और सी दोनों आंसर माने, तो ये भी सही, ये भी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? तो विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल इनमें से कौन सा नहीं है? तो एक बार फिर से, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है, ऐसा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों आंसर ना होकर के आंसर है इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई भी मॉडल नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखा है, ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है, प्रश्न ऐसे लिखा है कि आपको अटैक भी आ जाए देख करके। मैन इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिदम में पाया जाता है? ठीक, तो RSA एल्गोरिदम में पाया जाता है और डिफी-हेलमैन और एल्गोरिदम में भी पाया जाता है और ए और बी दोनों में पाया जाता है। तो आयोग को इसमें 3 आंसर मानना पड़ा। ठीक है ना, मतलब परीक्षा देने वालों ने मनवा ही लिया A, B, C। ध्यान दें, केवल C नहीं, क्योंकि C में भी यही बात लिखी है A और B, तो चूंकि अब इसमें भी पाया जाता है और किसी ने क्या लगा दिया है, मान लेते हैं B लगा दिया, तो B में भी पाया जाता है और किसी ने A B दोनों लगाया तो दोनों में भी पाया जाता है, तो इसका जो आंसर माना गया है वो तीनों माना गया। ठीक है, तो ऐसी भी स्थितियां निर्मित होती रहती है आयोग में। 19 अगला प्रश्न हमारा है 50वां नंबर प्रश्न और वो प्रश्न है 8 क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है? तो 8 क्वीन प्रॉब्लम जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च और हिल क्लाइंबिंग सर्च, इन दोनों सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है 8 क्वीन प्रॉब्लम।
तो इसके भी आयोग ने 2 आंसर माने, बी और सी। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पेपर की सीरीज से सीपीई 2021 का प्रश्न पत्र है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आए होंगे उसमें, तो उनसे हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब केवल एमपी, इलेक्ट्रॉन की और करंट से है। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में सही नहीं है? तो राज्यपालों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एक कथन इसमें लिखा है महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक समय तक सेवारत राज्यपाल एच.बी. पाटस्कर, ये भी सही है। एकमात्र मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जिनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ लालजी टंडन, गलत है और यही हमको खोजना था, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रथम राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही प्रश्न आपका इसमें जो है एकमात्र राज्यपाल जिनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ वो लालजी टंडन, ये गलत प्रश्न है और यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं? वर्तमान का मतलब जो इसके पहले चल रहा है, तो उसमें 21 महिला विधायक हैं। कितनी? 21 महिला विधायक हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 किस तारीख को लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम जो है वो 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ। आंसर है डी। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला। सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो शिवपुरी में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस किस स्थान पर मनाया गया? तो राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव 2022 में मनाया गया आपका कहाँ? शहडोल में। कहाँ मनाया गया? शहडोल में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट का लिंगानुपात क्या था? तो बालाघाट का लिंगानुपात है 1021, तो इसका सही आंसर हो गया 1021। अगला प्रश्न है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी थी वो 0.8% थी। मतलब टोटल बेरोजगार युवा जो हैं वो कितने हैं इस रिपोर्ट के अनुसार? 2022 में, अक्टूबर 2022 में 0% भी, मतलब 1% भी नहीं है, 0.8% बेरोजगारी दर है। तो ये कुछ नमूना था और इस नमूने को पूछा जाना भी जरूरी था, इसलिए पूछा गया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कब शुरू हुई, कब से लागू हुई, पूछा है। तो उद्यम क्रांति योजना 2022 से लागू हुई। अगला प्रश्न है भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? तो 40% से अधिक। कितना है? 40% से अधिक है, पर 45 से कम भी है, ये भी याद रखना है, 40% से अधिक। अगला प्रश्न है जलवायु की विविधता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को कितने जलवायु क्षेत्र एवं फसल क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 11 जलवायु क्षेत्र एवं 5 फसल क्षेत्रों में बांटा गया है। 11 जलवायु क्षेत्र एवं 5 फसल क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है ना, कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में किस गैस के उत्सर्जन को कम करने पर सहमति बनी है? तो इसका सही उत्तर है मीथेन गैस को ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु में कम करने पर सहमति बनी है। अगला प्रश्न है इसरो का कौन सा मिशन विफल हुआ? तो इनमें से इसरो का SSLVD फर्स्ट मिशन जो है वो असफल हो गया या विफल हो गया। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया? तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया
2009 में। कब? 2009 में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब? 2009 में आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, आहार अनुदान मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? तो आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित की जाती है। किस विभाग द्वारा? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आहार अनुदान। आहार लिखा है तो महिला बाल विकास में मत चले जाइए, ये जनजातीय कार्य विकास योजना की मंत्रालय की योजना है। अगला प्रश्न है 16वां नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो राजस्व विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल मतलब नाखून की पेंटिंग बनाने वाले प्रसिद्ध हुए कौन? वाजिद खान। तो इसका आंसर हो गया क्या? वाजिद खान। अगला प्रश्न है, सोनागिरी स्थित है। तो सोनागिरी कहाँ स्थित है? सोनागिरी स्थित है दतिया में। कहाँ? दतिया में, जैन स्थल सोनागिरी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सरूमरू की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सरूमरू की जो गुफाएं हैं वो सीहोर जिले में स्थित है। कहाँ? सीहोर जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर ए। अगला प्रश्न है, पन्ना स्थित कौन सा मंदिर रोमन वास्तुकला से प्रेरित है? तो पन्ना का इनमें से बलदेव जी मंदिर जो है आपका, वो रोमन वास्तुकला से संबंधित है, प्रेरित है, बलदेव जी मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, एक बहुत बड़ी समस्या है जब कोई ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी करता है तो ग्राहक के लेन देन की सुरक्षा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और खरीदे जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आयोग ने ऑनलाइन खरीदारी से संबंधित दो विकल्प इसमें दे दिए, ग्राहक के लेन देन की सुरक्षा और खरीदे जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता। तो इसका सही आंसर बी और डी दोनों हो गया। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 22वां, सरकार की सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा शिकायत निवारण के लिए किन मुद्दों को नहीं लिया जाता? तो सरकार की सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा इनमें से आरटीआई से संबंधित मुद्दों को नहीं लिया जाता। आरटीआई के लिए अलग से विभाग बने हैं, तो आरटीआई से संबंधित मुद्दों को इसमें लागू नहीं किया गया है। बाकी बैंकिंग प्रणाली लागू है, केंद्रीय बोर्ड एवं प्रत्यक्ष करों को मुद्दे लागू है, बीमा प्रभाग लागू है, बस आरटीआई नहीं लागू है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 23वां नंबर प्रश्न, सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हनी पोट्स का क्या मतलब है? तो इसका मैं सीधे आंसर पढ़ता हूँ। हनी पोट्स का मतलब है, इसका उपयोग घुसपैठियों को पकड़ने के इरादे से घुसपैठियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। आप हनी पोट्स देखिए, घुसपैठिए देखिए और उनको आकर्षित करना देखिए, विकल्प सही कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है यदि ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है। हनी पोट्स पूछा जाता है, घुसपैठिए पूछा जाता है, तो सीधे घुसपैठिए आकर्षित लगा दीजिएगा, बाकी कहीं भी ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 24वां नंबर प्रश्न हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी खोज तकनीकी औपचारिक खोज डोमेन के अंतर्गत आती है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी खोज तकनीकी अनौपचारिक खोज डोमेन के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म्ड कास्ट खोज। यही जो है अनौपचारिक खोज डोमेन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर की आवश्यकता होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग में। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षण की और प्रारंभिक प्रशिक्षण और परीक्षण दोनों की आवश्यकता होती है, और ये विकल्प दे रखा है
डी में प्रारंभिक प्रशिक्षण और प्रारंभिक परीक्षण दोनों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारा है 26वां नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क में आरपीसी से क्या मतलब है? तो आरपीसी से आपका क्या तात्पर्य है? रिमोट प्रोसीजरल कॉल। तो रिमोट प्रोसीजरल कॉल आरपीसी, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा लॉजिकल गेट यूनिवर्सल गेट है? यूनिवर्सल गेट वो होता है जिसमें NAND दोनों शामिल होता है, ठीक है ना। तो नॉर एंड दोनों शामिल है तो वो यूनिवर्सल हो जाता है NAND। अगला प्रश्न है 27वां नंबर प्रश्न, ये 27वां था। 28वां नंबर प्रश्न हमारा ये रहा, इसका फुल फॉर्म पूछा होगा। SCARA परिवर्णी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो फुल फॉर्म है सेलेक्टिव कॉम्प्लियांस असेंबली रूट आर्म, सेलेक्टिव कॉम्प्लियांस असेंबली रोबोट आर्म। तो सेलेक्टिव कॉम्प्लियांस असेंबली रोबोट आर्म, ठीक है ना। इसका आंसर इसमें बी है। बी मत रटिएगा, आंसर इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं यदि यही पूछा तो। SCARA इसका जो फुल फॉर्म है वो सेलेक्टिव, S फॉर सेलेक्टिव, C फॉर कॉम्प्लियांस, A फॉर असेंबली, R फॉर रोबोट और A फॉर आर, ठीक है। तो ARA असेंबली रोबोट आर्म, असेंबली रोबोट आर्म, ये याद रखिए। बाकी SC आपको याद ही रहेगा, नहीं भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है 29वां नंबर प्रश्न, सूचनाओं के आदान प्रदान की फुल डुप्लेक्स मोड से आप क्या समझते हैं? तो सूचनाओं का जो आदान प्रदान का फुल डुप्लेक्स मोड होता है उसका मतलब होता है क्या? एक साथ सेंडर, इसका सही आंसर है सी, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, सी है। एक साथ सेंडर रिसीवर को संदेश भेज सकता है और रिसीवर सेंडर को संदेश भेज सकता है। तो डुप्लेक्स में इधर से भी संदेश जा सकते हैं, इधर से भी संदेश जा सकते हैं इसमें, इसीलिए इसको डुप्लेक्स कहा गया। तो एक साथ सेंडर रिसीवर को संदेश भेज सकता है और रिसीवर सेंडर को। अगला प्रश्न है 30वां नंबर, कौन सा संचार माध्यम लेजर लाइट को सूचना के स्रोत के रूप में ले जा सकता है? तो इसमें से फाइबर ऑप्टिक माध्यम जो है लेजर लाइट को ले जाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति के कृषि देवता कौन है? तो भीमसेन जो है तो इनके कृषि देवता हैं। पातालकोट की भारिया जनजाति भीमसेन को कृषि देवता के रूप में मानती है। गोंड जाति अपने को क्या मानती है? तो इनमें से गोंड जाति जो है अपने को कोयतोर मानती है, कोयतोर, याद रखिए गोंड जनजाति अपने को कोयतोर मानती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति स्वरूप 20 मार्च 1988 को डाक टिकट जारी किया गया? तो किसकी स्मृति में? तो यह जारी किया गया अवंती बाई के स्मृति में। अवंती बाई की स्मृति में मार्च 1988 को डाक टिकट जारी किया गया। अगला प्रश्न है, आला खंड के प्रसिद्ध किसकी रचना है? तो आला खंड जो है जगनिक की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रजामंडल के चुनाव संपन्न हुए? तो प्रजामंडल के चुनाव जो है वो संपन्न हुए 1939 में, ठीक है। तो प्रजामंडल का जो गठन है वो 38 में, लेकिन इसका जो चुनाव है वो 29 में संपन्न हुआ है, तो 39 में, तो 39 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कालिदास की किस रचना का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ? तो कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ, इनमें से अभिज्ञान शकुंतलम का। अगला प्रश्न है, सन 1854 में रीवा राज्य के राजा का नाम बताइए? तो 1854 में राजा थे रीवा के रघुराज सिंह, श्री रघुराज सिंह 1854 में राजा थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1946 में निम्न में से किस नाम से विद्यालय प्रारंभ किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1946 में सिद्धार्थ नाम से विद्यालय शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजाओं में से सर्वप्रथम किसके सिक्के चलाने का श्रेय निम्नलिखित में से, कलचुरी राजाओं में से सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है,
कलचुरी राजाओं में से सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय निम्न में से किसे प्राप्त है? तो सिक्के चलाने का श्रेय कलचुरी में से किसे प्राप्त है? आपका इनका आंसर है गांगेय देव को। तो गांगेय देव को सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है माछ परंपरा का संबंध है। तो माछ परंपरा क्या है? माछ परंपरा जो है आपका लोक नाट्य है, लोक नाट्य है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है वह भाग जो भांडेर पठार, कैमूर की पहाड़ियों तथा अन्य पहाड़ियों का समूह है क्या कहलाता है? तो बताइए, भांडेर पठार, कैमूर पहाड़ी और अन्य पहाड़ियां जो है, तो भांडेर कैमूर किसकी श्रेणियां हैं? विंध्यन की। तो इसका सही आंसर हो गया विंध्यन कगार कहलाता है। अगला प्रश्न है राजपीपला की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? तो राजपीपला जो है वो सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला पठार कहाँ स्थित है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला पठार जो स्थित है वो कहाँ? महादेव श्रेणी में स्थित है, महादेव, ठीक है ना। तो महादेव इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा इनमें से शाजापुर में नहीं गुजरती। शहडोल, रायसेन, सीहोर में गुजरती है लेकिन शाजापुर में नहीं जाती। बुढ़ार क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुढ़ार क्षेत्र प्रसिद्ध है आपका कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। तो इसका सही आंसर है आपका बी, कोयला। अगला प्रश्न है 46वां नंबर प्रश्न, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ? तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई में स्थापित किया गया है। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके बारे में मैं पिछले सीरीज में बता चुका हूँ कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई जो कि अमरकंटक का एक स्थान है, अनूपपुर जिले में एक स्थान है। तो अनूपपुर जिले में स्थापित है अमरकंटक ताप विद्युत, लेकिन उसका नाम चचाई है। चचाई जलप्रपात रीवा में है, वो अलग कहानी है, और ये अलग कहानी है। तो चचाई जलप्रपात सिरमौर रीवा में, अमरकंटक ताप विद्युत तो चचाई नाम का स्थल जो है अनूपपुर में भी है, याद रखें। अगला प्रश्न है, ये कंफ्यूजिंग प्रश्न हो सकता था पर इसका सही आंसर है चचाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो इनमें से माता टीला बांध परियोजना जो है तो एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है रानी अवंती बाई सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो रानी अवंती बाई सागर परियोजना जबलपुर जिले में स्थित है, जबलपुर में, याद रखें। अगला प्रश्न है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मगर घड़ियाल पालन निम्नलिखित में से एक नदी के कारण है? तो किस नदी के कारण पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मगर घड़ियाल पालन किए जा रहे हैं? केन नदी के कारण। केन नदी ही है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से बहती है ना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब? तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में। ये भी प्रश्न रिपीटेड 1982 में, ठीक है। इसी प्रकार से रिपीटेड प्रश्न आपके परीक्षा में भी आते हैं और इस दृष्टि से हमें यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि एमपीपीएससी द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न कवर करें। चलते हम लोग और प्रश्नों की ओर कवर करते हैं। अगला प्रश्न हमारा डीएससी 2022 डेंटल सर्जन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो इस प्रश्न का पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? और ये प्रश्न फिर से रिपीट होता है। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी स्थित है वो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ? महादेव पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। इधर नदी है, इधर नदी जल निकासी वाला क्षेत्र है, जिला है, ठीक है। तो देखिए ये जो स्थापित किया गया 1 का 2 मतलब बैनगंगा जो है वो कहाँ? सिवनी, ठीक है। नर्मदा इनमें से कहाँ बहती है? तो नर्मदा इनमें से बहती है, ताप्ती बहती है मुल्ताई से निकलती है। नर्मदा जो है इनमें से कहाँ से? जबलपुर से, ठीक है। और बेतवा जो है वो विदिशा से। तो इसमें 2 मैच अनमैच किए गए, बाकी 2 सीधे सीधे हैं, ठीक है। तो एक ताप्ती को मुल्ताई और बैनगंगा, ये आप कर लेते हैं, ये आसान होता है, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया ए का 2, बी का 1, सी का 3। चलिए ढूंढते हैं कहाँ है। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो इसका सही आंसर हो गया आपका क्या? ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, तीसरा प्रश्न। मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक क्या है?
तो मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक है कर्क रेखा का मध्य प्रदेश से बीचों बीच से गुजरना। ठीक है, कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरना। अगला प्रश्न है मिट्टियों के संदर्भ में है। मिट्टियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी में लोहे और चूने की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है, तो काली मिट्टी में चूने की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, सत्य बात है। बघेल खंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सत्य बात है। भिंड एवं मुरैना जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी सत्य बात है। इस प्रकार से इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, और जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो विकल्प भी ए नंबर पर ही रखे हैं, ज़्यादा आपको ढूंढना ना पड़े, तो 1 2 3 सब सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा या युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है पन्ना हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, पन्ना हीरा और कटनी चूना पत्थर, बालाघाट तांबा, सागर मैग्नीज। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर, सागर मैग्नीज। ठीक है, पन्ना हीरा सही है, बालाघाट तांबा सही है, कटनी चूना पत्थर सही है, और इसका जो सही आंसर है वो आपका है क्या, सागर मैग्नीज। ठीक है, अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को जैव आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को जैव रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित किया गया है। तो है पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के लिए सुर्खियों में रहे 2 राज्य कौन से हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के लिए मिजोरम और असम चर्चा में रहे। ठीक है, देखिए अभी एमपीपीएससी में यह प्रश्न बहुत आराम से रिपीट हो सकता है। मणिपुर में विवाद था, लेकिन मणिपुर मेघालय सीमा विवाद के कारण नहीं था। तो करेंट अफेयर्स में मणिपुर के चर्चा होने के कारण इसका उत्तर निश्चित रूप से आप लोग मणिपुर लगा देते यदि ना पढ़े होते। तो विवाद किन 2 राज्यों के बीच था, मिजोरम और असम के बीच। ठीक है, ये याद रखना है, मिजोरम और असम के बीच। अगला प्रश्न है जोड़ी मिलाने के लिए खेल के खिलाड़ी दिए गए हैं और उनको उनके खेल के साथ मिलाना है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर है, देखिए चिंकी यादव। तो चिंकी यादव हम लोग जानते हैं किससे संबंधित है, शूटिंग से। तो इसको आपने लगा दिया शूटिंग, मतलब 1 का 2 जो जहां होगा वो हो सकता है। तो 1 का 2 हमें यहाँ पे दिख रहा है, 1 का 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है 1 का 2, इसलिए काट दे रहे हैं, सॉरी। ए का 2 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, अगला ऑप्शन है अक्षत जोशी। तो अक्षत जोशी इसमें घुड़सवारी से संबंधित है, तो बी का 1, तो बी का 1 इन दोनों में मिल रहा है। फिर है सी का मुस्कान किरार, तो मुस्कान किरार तीरंदाजी से, तो सी का 4। तो ये ऑप्शन आपको मिल गया सी नंबर। खम्मन सिंह जो है, तो खम्मन सिंह जो है हॉकी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो गया आपका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर, तो इसका सही आंसर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है राजमाता विजया राजे सिंधिया प्रतियोगिता। राजमाता विजया राजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, और इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट किया है। इसका सही आंसर शायद इसमें नहीं है, या तो फिर 1 से ज़्यादा है, तो आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, योगेश मालवीय को किस खेल हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो योगेश मालवीय को मलखंभ के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, मलखंभ। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य खेल। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं बहुत ही मिस्टेक से मध्य प्रदेश का राज्य खेल फुटबॉल बता गया था, तो वो बहुत ही कॉमन सी एरर हो गई। तो मध्य प्रदेश का राज्य खेल यहाँ पे संशोधित करें क्या, मलखंभ। ठीक है, अगला प्रश्न है
निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में इनपुट डिवाइस पूछा गया है आपसे। इनपुट डिवाइस का इसमें से उदाहरण है ट्रैक बॉल। क्या? ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। अगला प्रश्न है, संगणक में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई। तो संगणक में मेमोरी को दिखाने वाली सबसे जो छोटी इकाई है वो बिट है। ठीक है, बिट है। और सबसे जो बड़ी इकाई है वो जोट्टा बाइट वगैरह कुछ ऐसे है, पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है? ई पाठशाला ऐप का संबंध किससे है? तो इनमें से ई पाठशाला ऐप का संबंध जो है वो पुस्तकों से है। ठीक है, ई पाठशाला ऐप में पुस्तकें स्टोर होंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नॉर्टन। नॉर्टन जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, राजा भोज की राजधानी क्या थी? तो राजा भोज की जो राजधानी इसमें से थी वो धारा नगरी थी। धारा नगरी धार। ठीक है, राजा भोज की राजधानी। अगला प्रश्न है, गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी शासक कौन था? तो गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी शासक शंकर शाह थे। शंकर शाह। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप या सांची स्तूप का निर्माण किसने बनवाया? तो सांची स्तूप हम लोग जानते हैं अशोक ने बनवाया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर लगा अशोक। अशोक। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप अशोक। अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है? तो अमृतलाल बेगड़ इनमें से चित्रकला से संबंधित है। किससे? चित्रकला से। तो अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है? चित्रकला से। चित्रकला से। ठीक है, अगला प्रश्न है, भीलट बाबा कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीलट बाबा कौन है? तो भीलट बाबा भीलों के प्रमुख देवता हैं। भीलट भीलों के प्रमुख देवता हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अभियान को प्रारंभ किया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो पंख अभियान के तहत शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो किस अभियान के तहत? पंख अभियान के तहत शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, तो आपसे कभी पूछे कि पंख अभियान का संबंध किससे है? तो पंख अभियान का संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से है। अगला प्रश्न है 22वां नंबर, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो हितग्राही को इसमें 4,000 रुपये देने का प्रावधान है किसान कल्याण योजना में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में एक वित्त वर्ष में 4,000 देने का प्रावधान है। अब इसको बढ़ा के 6,000 कर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रश्न काल में 4,000 अब 6,000। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय योजना के निम्न कथनों पर विचार करना है। मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय योजना है उस पर विचार करना है। पहला है, ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सही है। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्र की बुनियादी सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। ये भी सही है। ठीक है, और अगला है, इस योजना का प्रारंभ भोपाल जिला से शुरू किया गया। ये सही नहीं है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये सही नहीं है। और तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? 1 और 2। 1 और 2 किस में है? सी नंबर पे। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर शरद पगारे को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से नवाजा गया। तो इसका सही आंसर हो गया व्यास सम्मान 2020। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25वां, सिंगोरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सिंगोरगढ़ जो है वो दमोह में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आयोग ने इसके 2 आंसर माने। वेब ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो वेब और मैक, बी और डी इसके सही आंसर हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www का मूल प्रोटोकॉल है? तो हम लोग जानते हैं कि www का मूल प्रोटोकॉल HTTP है। ठीक है, HTTP। अगला प्रश्न हमारा है URL का तात्पर्य किससे है? तो URL का जो तात्पर्य है वो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर हम लोग देख पा रहे हैं कि इनमें दो विकल्पों में दिया है। ठीक, तो आयोग से सिर्फ प्रश्न के बनाने में गलती नहीं होती है, आयोग से प्रूफ रीडिंग में भी गलती होती है। देखिए यूनिफॉर्म, सॉरी ये मेरी गलती है कि नहीं, तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यहाँ पे है और इसका सही आंसर जो है वो आपका सी होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है? ई कॉमर्स की व्याख्या जो करता है वो कौन सा करता है? इनमें से सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। तो ई कॉमर्स की व्याख्या जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने पर है। अगला प्रश्न है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए कौन सी संगणक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से संगणक किसके लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए कौन सी संगणक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए जावा और प्रोलाग दोनों भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो जावा और प्रोलाग इसके दो आंसर आयोग ने माने हैं। अगला प्रश्न है वेनगंगा नदी बहती है, तो वेनगंगा नदी इनमें से कहाँ बहती है? तो बालाघाट में बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है चंदेरी शहर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बहुत ही सरल है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, मटकी नृत्य किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मटकी नृत्य जो है वो कहाँ का है? मालवा का। कहाँ का? मालवा का। अगला प्रश्न है चिड़ीखो, चिड़ीखो पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है? तो चिड़ीखो पर्यटन स्थल जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? राजगढ़ में। कहाँ? राजगढ़ में स्थित है चिड़ीखो। अगला प्रश्न है कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का आयोग ने 3 उत्तर दिया है। मध्य प्रदेश से भी संबंधित थे, राजस्थान से भी संबंधित थे और उत्तर प्रदेश से भी संबंधित थे। हो सकता हो कि आयोग यहाँ पे नहीं लगाना चाह रहा हो और वो नहीं मिसप्रिंट हो गया हो। ठीक है, तो आयोग ने यहाँ पे 3 उत्तर माने, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों का वरिष्ठ से कनिष्ठ का सही क्रम। तो राज्य मंत्री परिषद में वरिष्ठ से कनिष्ठ मतलब ऊंचे दर्जे के मंत्री से नीचे दर्जे के मंत्री की ओर का क्रम है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। डी नंबर, तो सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, फिर संसदीय सचिव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? पहले ये पूछा ना, मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो प्रथम नेता हम लोग जानते हैं विष्णुनाथ यादव राव तामस्कर। ठीक है ना, तो विष्णुनाथ यादव राव तामस्कर पहले विपक्ष के नेता थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी संस्था राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो इनमें से राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था जो है वो मंत्रिमंडल है। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो 243 का में ग्राम पंचायतों का, 243 का या ए में ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा का गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश को कब पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश को खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2018 को। 2 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश को ODF सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 41वां नंबर प्रश्न, पन्ना जिला में हीरा उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पन्ना जिला में हीरा उत्खनन का काम जो है वो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है?
तो देखते हैं, विकल्प पढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला कोयला गोंडवाना शैल समूह में संचित है, निश्चित रूप से सही है। मध्य प्रदेश में पेंच कानन घाटी कोयला एक मुख्य कोयला उत्खनन क्षेत्र, ये भी सही है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, तो ये गलत बात है। सिंगरौली केवल मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो यही विकल्प सही नहीं है। पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है और ये रिवाइज्ड हुआ। पाथाखेड़ा कोयला बैतूल, निश्चित रूप से सही है। और सारणी ताप विद्युत केंद्र को कोयला प्रदान करती है, भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, गलत पूछा था ना कि कौन सा गलत है, तो गलत है ये आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इनमें से कोरबा कोयला क्षेत्र जो है, कोरबा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में है। मोह पानी, सोहागपुर, पाथाखेड़ा, ये तीनों मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा युग्म सही। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है, बिल्कुल सही है। तवा परियोजना तवा पे है। पेंच परियोजना पेंच पर है। कोलार परियोजना बेतवा पर, यही सही नहीं है। तो यह प्रश्न देख सकते हैं कि कितना इजी है, ठीक है। अगला प्रश्न, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी। अगला प्रश्न है, बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होती हैं? तो बालाघाट को बेनगंगा नदी से नहर की सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बैगा जनजाति की उपजनजाति नहीं है? तो बैगा जनजाति की उपजनजाति इनमें से बडोया नहीं है, बाकी बिझवार, नरोतिया, कठमैना ये सब बैगा की है, बाडोयो नहीं है। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के घटकों के मूल्यों को मापने का पैमाना किसके बीच रहता है? तो 0 से 1 से बीच जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मापा जाता है, 0 से 1 के बीच। अगला प्रश्न हमारा 48वां नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह 236 वर्ग किलोमीटर है ना, 236 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक मोटी कोयले की परत कहाँ पाई जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत जो है वो सिंगरौली में पाई जाती। कहाँ? सिंगरौली में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही राशि में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि प्रतिवर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जा रही है? ठीक है, तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत जो राशि दी जा रही है उसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4,000 रुपये, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ। अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया 4,000, और जिसको बढ़ा करके अब किसको कर दिया गया है, 6,000। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा अगले टेस्ट से, अगले पेपर से, और अगला पेपर है डीएसपी रेडियो वाला पेपर है ये। देखते हैं इसके प्रश्नों को भी। पहला प्रश्न है, फिशिंग का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो फिशिंग का प्रयास जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ईमेल, एसएमएस, फोन कॉल, उपयोग सभी के माध्यम से इसमें फिशिंग का प्रयास किया जाता है। ठीक है, डेटा चोरी, फिशिंग। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन ई गवर्नेंस नहीं है? तो प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया ई गवर्नेंस नहीं है? तो इसमें नागरिकों एवं व्यापार के आंतरिक कार्यों के मध्य जो इस प्रकार का इंटरेक्शन होता है वो ई गवर्नेंस नहीं है। शासन एवं नागरिकों के मध्य, ठीक है, शासन एवं व्यापार के मध्य होता है, शासन के आंतरिक कार्यों के मध्य होता है, लेकिन नागरिक एवं व्यापार के आंतरिक कार्यों के मध्य ई गवर्नेंस लागू नहीं होता। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए कार्ड का नाम क्या है? तो इनमें से रुपे एनपीसीआई ने जारी किया है। भीम जैसे है ना, जैसे भीम को जारी किया है, यूपीआई को जारी किया है, ऐसे ही रुपे को भी जारी किया है एनपीसीआई ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर है?
तो इसमें से अस्थिर मेमोरी हम लोग जानते हैं कौन सी है, रैम। अगला प्रश्न है, विस्फोटकों की पहचान के लिए DRDO द्वारा कौन सा रोबोट विकसित किया गया है? तो विस्फोटकों की पहचान के लिए दक्ष रोबोट विकसित किया गया। कौन सा रोबोट? दक्ष रोबोट विकसित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, ई कॉमर्स में किस डिजिटल भुगतान पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ई कॉमर्स में इंटरनेट बैंकिंग, बैंकिंग कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स, उपयोग सभी, तो उपयोग सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूपीआई निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है जिसका आमतौर पर भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया यूपीआई का फुल फॉर्म, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस याद रखना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें से जो सर्च इंजन नहीं है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। बाकी अल्टा विस्टा, याहू, लाइकॉस ये तीनों सर्च इंजन है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज जो है सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम? तो भारतीय मूल की सोशल नेटवर्किंग साइट का जो नाम है वो है कू। कू जो है ये ट्विटर जैसा है, ये भारत का है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कि इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर निर्मित है? तो इंदिरा सागर जो बांध है इनमें से कौन सी नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर है ए, नर्मदा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन जो हुआ 1956 में, डी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग का, मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का जो मुख्यालय स्थित है वो इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा 13वां, फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर जिला गुना किन देशों के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर जिला गुना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली के सहयोग से स्थापित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित कब निरस्त कर दिया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया और अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस निरस्त को वैध बताया है, मतलब सही बताया है। तो इसका सही आंसर है 5 अगस्त 2019। अगला प्रश्न हमारा, भारत की प्रथम महिला मनोचिकित्सक जिनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2021 को हुई उनका नाम क्या था? तो शारदा मेनन उनका नाम था, भारत की पहली महिला साइकेट्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन? शारदा मेनन। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS इंडियन नेवल शिप विक्रांत 2 सितंबर 2022 को किस शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो विक्रांत 2 सितंबर 2022 को भारत की पहली स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, इसको कहाँ से सौंपा गया? तो इसको कोचीन शिपयार्ड से भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो इसका सही आंसर है आपका डी, क्या? कोचीन शिपयार्ड। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को कुल 7, कितने? 7 औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां नंबर, रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने हेतु उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का नाम उनकी सहायिका झलकारी बाई थी। कौन? झलकारी बाई। अंग्रेजों से बचाने के लिए झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण करके सामने आई थी, झलकारी बाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ के किले में आहू खाना मृगवन स्थित है? तो आहू खाना या मृगवन कहाँ के किले में स्थित है? तो बुरहानपुर के किले में आहू खाना मृगवन स्थित है, बुरहान के किले में, असीरगढ़ के किले में। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है? तो भगोरिया पर्व इनमें से जो है वो किससे संबंधित है? होली से संबंधित है। भगोरिया पर्व किससे? होली से। होली जैसा त्योहार होता है, इसमें गुलालिया वगैरह होता है, तो ये होली से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, होशंगाबाद हुंकार किसकी कृति है? तो होशंगाबाद हुंकार नामक जो कृति है वो प्रयाग दत्त शुक्ल की है।
होशंगाबाद हुंकार प्रयाग दत्त शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है, काकनाद का आधुनिक नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं काकनाद जो है किसको बोलते हैं? सांची को। सांची का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? काकनाद। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो रानी दुर्गावती फिर से चर्चित रही है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य भी बनाया गया हमारे यहाँ। तो हम लोग जानते हैं ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है रिपीट के दृष्टि से। तो इनके पिता का नाम था शालीवाहन। शालीवाहन रानी दुर्गावती के पिता का नाम था शालीवाहन, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में झंडा सत्याग्रह हुआ? तो झंडा सत्याग्रह हम लोग जानते हैं 1923 में हुआ। कब हुआ? 1923 में। अगला प्रश्न है, राई परंपरा क्या है? तो राई परंपरा क्या है? लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? देनवा। हिरन, गोई, हथनी सब है, लेकिन देनवा नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है? तो सबसे अधिक तापमान पाया जाता है कहाँ? ग्वालियर में। ग्वालियर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सियारी क्या है? सियारी क्या है? तो सियारी जो है वो फसल कहलाती है, ठीक है ना। सियारी फसल है। उन्हारी, सिहारी, सियारी, इस प्रकार से फसलों के नाम होते हैं मध्य प्रदेश में। उन्हारी, सियारी, है ना। तो सियारी क्या है? फसल है, ठीक है। खरीफ की फसलों को सियारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक स्मारक को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? तो खाम बाबा के नाम से किसको किस ऐतिहासिक स्मारक को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ जो है वो खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तो बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिद्ध बाबा है। सिद्ध बाबा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद दूसरा अधात्विक खनिज कौन सा है? तो कोरंडम जो है कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर अधात्विक खनिज है। हीरा पहला और कोरंडम दूसरा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले मैग्नीज अयस्क में मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है? तो इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट किया और ये नहीं बताया कि कितनी होती है, तो हम लोग इसको छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, नेपा के कागज, नेपा नगर बुरहानपुर, नेपा के कागज कारखाने को शक्ति प्रदान करने के लिए एक तापी शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है चांदनी में। कहाँ? चांदनी ताप शक्ति केंद्र, पावर सेंटर जो है ये किसके लिए? नेपा के कारखाने को एनर्जी देने के लिए, ये लाइट देने के लिए। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में हम लोग जानते हैं सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न हम लोग का, मध्य प्रदेश में किस वर्ष पोषण महोत्सव योजना लागू की गई? तो पोषण महोत्सव योजना लागू की गई किस वर्ष? 2020 में। 2020 में पोषण महोत्सव योजना लागू की गई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो बालाघाट का लिंगानुपात सबसे अधिक है, 10:121। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम बच्चे की जिस जिले में है वो है हरदा। हरदा जिला सबसे कम बच्चों वाला जिला है। मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला हरदा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया? पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया? तो पंचायती राज अधिनियम है 1993। सही आंसर 93। अगला प्रश्न हमारा 39वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में लाख बनाने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक साखी कारखाना कहाँ स्थित है? तो उमरिया में मध्य प्रदेश में लाख बनाने का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कारखाना स्थित है उमरिया जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने का अधिकार
तो मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने का अधिकार राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कौन से गांव में 130 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो 130 मेगावाट के सौर ऊर्जा कहाँ स्थापित है? भगवानपुरा में। कहाँ? नीमच के भगवानपुरा में स्थित है। ठीक है, भगवानपुरा में स्थित है नीमच जिले के 130 मेगावाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? तो यहाँ पे सारी परियोजनाएं एक साथ, तो सिंध परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में प्रभास जोशी पुरस्कार किस खेल के लिए? बहुत ही आसान प्रश्न, प्रभास जोशी मलखंभ के लिए दिया जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा 44वां नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार की संत रविदास स्वरोजगार योजना का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में रविदास स्वरोजगार योजना जो है अनुसूचित जाति विकास निगम के द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के द्वारा किया जाता है रविदास स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न हमारा, 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? तो 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में इनमें से किसने भाला फेंक 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक यहाँ पे पैरा ओलंपिक लिखा है, पैरा ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? तो बहुत जल्दी से आपको नीरज चोपड़ा नहीं लगा देना, ये पैरा ओलंपिक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सुमित अंतिल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, 2020 में मुक्केबाजी के लिए मध्य प्रदेश का विक्रम पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो 2020 में मुक्केबाजी के लिए मध्य प्रदेश का विक्रम पुरस्कार जो दिया गया है वो मंजू बंबोरिया को दिया गया है, मंजू बंबोरिया को। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध पत्रकार माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ है? तो प्रसिद्ध पत्रकार माधवराव सप्रे का जो जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के दमोह के पथरिया गांव में हुआ है, दमोह के पथरिया गांव में हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो भारतीय वैज्ञानिक इनमें से अनिल काकोडकर जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है? तो इसमें जो अर्धचालक है वो है जर्मेनियम शुद्ध, जर्मेनियम शुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा 2022 में किस तिथि पर की थी? तो वो तिथि है 6 सितंबर। तो 6 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा की थी 6 सितंबर को। ठीक है, तो इस प्रकार से इस 50 प्रश्न के साथ हम लोग के इस सीरीज के लगभग 250 प्रश्न डिस्कस हुए। इसके बाद हम लोग अगले सीरीज में लाएंगे फिर से लगभग 250 प्रश्न, और उस सीरीज में पूरे प्रश्न पूरे होंगे, 750 पूरा करेंगे। इसके पहले वाली सीरीज में जो 200 प्रश्न आए हैं उनको आप लोग देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाली सीरीज में आए हुए प्रश्न और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए एक वीडियो हमें और बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं रख सकते हैं। तो इस अगले वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद, आपको धन्यवाद, और आपसे यह उम्मीद की जाती है कि निश्चित रूप से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने उन दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए जिन्होंने आपकी ज़रूरत पे सबसे ज़्यादा मदद की थी और आज उनको ज़रूरत है इस प्रकार की मटेरियल की। थैंक यू।